दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हम लोग आज समास शुरू करने जा रहे हैं और समास की हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग समास को खूब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। या एक या दो क्लासेस में ही समास आपका खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक ये जरूर है। यहाँ पर हमने संधि पढ़ लिया था। यूपीटीईटी हमारी परीक्षा है और इसको केंद्र में रखकर हम सारी बातें कर रहे हैं। हमने संधि खत्म कर लिया था, हमने वर्ण विचार भी खत्म कर लिया था। अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आपको सारी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। वहां पे प्लेलिस्ट में यूपीटीईटी के कोर्स में आप सेलेक्ट करें और वहां पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्ले स्टोर पे जाके कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड करें, वहां से भी अपना कोर्स आप देख सकते हैं। वहां पे भी आप परचेज कर सकते हैं अलग अलग कोर्सेज को जो भी आपको ज्वाइन करना हो। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुत बड़ी खुशखबरी है यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि कोचिंग जंक्शन ने टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है और यहां पर बहुत शानदार आपको प्रश्नों का एक बहुत बड़ा जखीरा मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। यहां पर बहुत शानदार कुशल टीम के द्वारा यह तैयार किया गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह पूरा का पूरा सीरीज है। यहां पर आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो coaching.in पे जाएं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं उस टेस्ट सीरीज में तो आप testseries.coaching.in पे जाएं। यहां पर ध्यान रखिएगा कोचिंग की स्पेलिंग यहां पर KOCHING है, ठीक है। तो इस स्पेलिंग के साथ आप जाएं वहां पर और टेस्ट सीरीज को देखें। वहां पर आपको कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में भी मिल रही है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे वहां पर समझे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जाएं, ट्राई करें और आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन जरूर करें। बहुत शानदार आपके लिए यह होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको 24/7 आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलने वाला है आपके टेस्ट सीरीज का। और यहां पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां पर जो भी प्रश्न है वो टॉपिक वाइज है। यह आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। आप अपने एक टॉपिक को पढ़ के उस टॉपिक का टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। यहां पर यह आपके लिए काफी कारगर होने वाला है यदि यहां पर टॉपिक वाइज चीजें हो। बहुत शानदार बात यहां पर यह है कि आपको पर्सनलाइज परफॉर्मेंस एनालिसिस यहां पर मिलेगा। व्यक्तिगत तौर पर आपका क्या परफॉर्म रहा है यह आपको यहां पर बताया जाएगा और आपके रैंक्स भी यहां पर बताए जाएंगे। आपको ऑल इंडिया रैंक आपके टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट में आपकी किस तरह की कितनी रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक या फिर स्टेट रैंक क्या रही है आपकी, वो सब यहां पर आपको बताया जाएगा। तो बहुत शानदार यहां पर टेस्ट सीरीज शुरू कर दी गई है। एक बार जरूर जाएं और उस टेस्ट सीरीज को देखें, उसके प्रश्नों को देखें और समझें कि किस तरह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जिसमें हम लोग समास पढ़ेंगे और समास देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास कहते किसको है, समास होता क्या है। सबसे पहले यह जान लें हम लोग। तो समास किसी चीज को संक्षेप करना, किसी चीज को कम करना समास कहलाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे शब्द लिखे गए हों कहीं पर, उन सबको अगर हम इकट्ठा कर दें और कम कर दें लेकिन अर्थ ना बदले उसका, बात समझ में आ रही है ना आपको। जब अर्थ ना बदले लेकिन शब्द कम कर दिए जाएं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे, ठीक है ना। संक्षिप्तीकरण करना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ज्ञान सागर, ठीक है ना। यह ज्ञान सागर ऐसे नहीं था, यह थोड़ा विस्तृत अगर कर दें तो ज्ञान का सागर, यह तीन शब्दों से मिलकर बना था, लेकिन क्या किया हम लोगों ने, इसको संक्षेप करके ज्ञान सागर शब्द लिख दिया। जो अर्थ ज्ञान का सागर का होता है ठीक वही अर्थ ज्ञान सागर का भी होता है। यहां पर हमने का लोप कर दिया, का को हमने हटा दिया और ज्ञान और सागर को एक साथ लिख दिया हमने। बात आपको आ रही समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे, हम समास बोलेंगे। जैसे मैं यहां एक शब्द लिखता हूं, एक नहीं मैं एक 2-3 शब्दों को एक साथ लिखता हूं, उसका एक अर्थ निकलेगा, मैं बताता हूं। राजा का कुमार, मैंने लिखा राजा का कुमार, ठीक है। अब यहां पर राजा एक अलग शब्द है, का एक अलग शब्द है और कुमार एक अलग शब्द है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ फेरबदल करता हूं और इसको लिख देता हूं राजकुमार। अब देखिए यहां पर यह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है राजा का बेटा, ठीक है। और यहां पर तीन शब्द है, यहां पर भी इसका यही अर्थ होता है कि राजा का बेटा। अच्छा, यहां पर ऐसा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, समास की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको।
देखिए होता क्या है ना, मैंने आपको एक दिन की चर्चा में बताया था कि समास जो भाषा होता है वह हमेशा संक्षेप जितना होगा और जितना अधिक बात कहेगा, यानी कम शब्दों में कम वर्णों में अधिक से अधिक बात कह देना काफी अच्छा होता है किसी भाषा के लिए। तो यहां पर तो राजा का कुमार यहां पर किसी एक बात को कहने के लिए, राजा के बेटे के बारे में बताने के लिए तीन तीन शब्दों की आवश्यकता आपको पड़ रही है। इसी बात को दूर करने के लिए, भाषा में और अधिक शुद्धता लाने के लिए यहां पर समास की आवश्यकता पड़ती है। बात आपको समझ में आई कि समास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समास शब्दों को कम करके अपनी बात को कह देने के लिए समास की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर कुछ फेर बदल करते हैं हम लोग, यहां पर प्रत्यय को हटा देते हैं या फिर कुछ अलग से यहां पर शब्दों को हटा देते हैं, और वहां पर जो हमको नया शब्द प्राप्त होता है वह समास कहलाता है, समासिक शब्द कहलाता है, और यह पूरी प्रक्रिया आपको समास कहलाती है। ठीक है ना? जैसे मैंने यहां पर राजा का कुमार लिखा था, मैंने इससे राजकुमार बना दिया। अब यह जो राजकुमार बना यह सामासिक शब्द है, सामासिक शब्द है यह। ठीक है, लेकिन यह जो पूरी प्रक्रिया है यह शब्द को हटा के एक नया शब्द बनाने की, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? नया शब्द जो बना इसी को हम समास कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई होगी, समास किसको कहते हैं और समासिक शब्द किसको कहते हैं। समास के द्वारा जो नया शब्द बन जाता है उसी को सामासिक शब्द कहते हैं, और कभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर सामासिक पद लिख के आ जाए। ठीक है ना? तो इसको सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो यह बात हो गई समास की। जैसे यहां पर ज्ञान सागर लिख दिया, यह सामासिक शब्द है, ज्ञान का सागर से इसको बनाया गया है। ठीक है ना? यहां पर का हमने लोप कर दिया, का को हमने हटा दिया, तो यहां पर यह प्राप्त हो गया। लेकिन क्या अर्थ में परिवर्तन हुआ इसके? बिल्कुल नहीं। राजा का कुमार का भी अर्थ वही होगा, राजकुमार का भी अर्थ वही होगा, ज्ञान सागर का भी अर्थ वही होने वाला है, और ज्ञान का सागर का भी अर्थ वही होने वाला है। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़े अपनी चर्चा में, उससे पहले कुछ चीजें हमको और जान लेनी चाहिए समास के बारे में, या फिर समास में और जो टर्म्स होते हैं उन सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे मैं फिर से लिखता हूं एक शब्द, मैं इसका रंग चेंज कर लूं पहले। मैं लिखता हूं, फिर से वही शब्द लिखूं अगर मैं, राजकुमार। ठीक है, मैंने लिखा राजकुमार। अब यहां पर राजकुमार का अर्थ होता है राजा का कुमार, यानी राजा का बेटा। ठीक है, अब यहां पर जो राज शब्द है ना, यह प्रथम शब्द है, और इसको हम पूर्व पद कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद। बात आई समझ में? इसको हम लोग पूर्व पद बोलेंगे, और यह जो दूसरा शब्द है इसको हम लोग उत्तर पद बोलेंगे, उत्तर पद। ठीक है, यह पूर्व पद कहलाएगा और दूसरा शब्द उत्तर शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात और यहां पर होगी कि यहां पर कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद, कौन सा शब्द प्रमुख है, उस आधार पर भी इसको हम देख सकते हैं। जैसे जब मैं राजकुमार की बात करूं तो यहां पर आपके दिमाग में किसकी छवि बनती है? जब मैंने राजकुमार की बात की तो आपके दिमाग में किसकी छवि बनती है? राजा की छवि बनेगी या फिर उसके बेटे की छवि बनेगी? तो जाहिर सी बात है कि राजकुमार शब्द बोलने पर आपके दिमाग में किसी पुत्र की छवि बनेगी, किसी राजा के बेटे की छवि बनने वाली है। तो यहां पर कुमार की छवि अगर आपके दिमाग में बनती है, इसका मतलब यह कुमार शब्द प्रधान हो गया। बात आपको समझ में आई? जिस शब्द का अर्थ प्रधान हो किसी भी शब्द में, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रधान शब्द बोलेंगे। ठीक है ना? यहां प्रधान पद है और यह गौड़ पद हो जाएगा। बात आपको समझ में आई? जैसे मैं फिर से यहां पर साफ साफ लिखता हूं, यहां पर राज कुमार। अब देखिए, राजकुमार बोलने में आपके दिमाग में राजा की छवि पहले नहीं ना आती है, आपके दिमाग में सीधा सीधा किसकी छवि आती है? एक कुमार की छवि आती है। इसका मतलब यह पद प्रधान हो गया, इसका ज्यादा प्रभाव है ना इस शब्द में। राजकुमार शब्द में कुमार शब्द की प्रधानता अधिक है, क्योंकि आपके दिमाग में राजा नहीं बन रहा है पहले। राजकुमार बोलने पे कुमार की प्रधानता है ना, दिमाग में कौन आएगा? राजकुमार बोलने पर राजा, एक सिंहासन पर बैठा हुआ राजा? बिल्कुल नहीं, एक लड़का आएगा ना जो राजा का बेटा होगा। तो यह प्रधान शब्द कहलाएगा, प्रधान शब्द या फिर पद। ठीक है ना? और यह क्या कहलाएगा? गॉड।
गॉड। ठीक है ना। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर पूर्व पद गॉड है और उत्तर पद क्या है, प्रधान है। बात आपको समझ में आई। यहां पर पूर्व पद कौन है, राजा, राज पूर्व शब्द है, पूर्व पद है और कुमार पद उत्तर पद है। और इसमें प्रधानता अगर देखें तो पूर्व पद गॉड है और उत्तर पद क्या है, प्रधान है। बात आपको समझ में आई। जैसे मैंने लिखा राजगृह, राजगृह। अब राजगृह में आपके दिमाग में जब मैंने राजगृह बोला तो आप सोचिए किसकी छवि पहले बन रही है। एक घर की छवि बनेगी ना, एक महल की छवि बनेगी या एक घर की छवि बनेगी, जो राजा का घर होगा। ठीक है ना, जो राजा का घर होने वाला है। लेकिन राजा की छवि पहले नहीं बनी, पहले घर की ही छवि बनी, इसलिए यहां पर भी उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। अब प्रधानता आप समझ रहे हैं कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग, और यह गौड़ पद हो जाएगा। बात समझ में आपको, यह गौड़ हो जाएगा और यहां पर गृह शब्द प्रधान हो जाएगा। अब इसी प्रधानता और गौड़ता के आधार पर प्रथम पद और उत्तर पद के आधार पर हम बहुत सारे भागों में समास को बांट सकते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द होंगे जिनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद गौड़ नहीं होगा। इसका मतलब दोनों पद ही प्रधान होंगे। ठीक है, बहुत सारे शब्द होंगे जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा, दूसरा पद गौड़ होगा। यहां पर जैसे आपने देखा दूसरा पद यानी द्वितीय पद जो उत्तर पद है वह प्रधान है। किसी पद में हो सकता है किसी शब्द में प्रथम पद आपका प्रधान हो और द्वितीय पद गौड़ हो जाए। तो ऐसे प्रधानता के आधार पर यहां पर गौड़ता और प्रधानता के आधार पर प्रथम पद और उत्तर पद के आधार पर हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो वह कितने भागों में बांट सकते हैं अब हमको यह समझना है। चलिए देखते हैं इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए प्रधानता के आधार पर इसको हम कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा कि इसको 6 भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल सही है, 6 भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है ना, लेकिन प्रधानता के आधार पर समास को हम सिर्फ 4 भागों में ही बांट सकते हैं। अब इसके 6 भाग हो गए वो अलग बात है। ठीक है ना, उन चारों में से 2 और आपके आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं भी डिटेल में वो सारी बातें कि आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि समास तो 6 प्रकार के होते हैं, आपने 4 क्यों बताया। देखिए प्रधानता के आधार पर अगर समास को बांटा जाए तो सिर्फ 4 होंगे। परीक्षा के लिए इस बात को नोट कर लीजिए कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार का होगा। तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होंगे, लेकिन समास की कुल संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, हिंदी में कुल 6 समास होते हैं। जैसे जिसमें एक पद है जिसमें पूर्व पद प्रधान हो जाए। यहां पर हमने देखा था उत्तर पद प्रधान हो रहा था ना, यहां पर कुमार शब्द प्रधान हो रहा था, लेकिन यहां पर पहला पद अगर प्रधान हो जाए और दूसरा पद गौड़ हो जाए तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में, सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और इसके बाद एक भी प्रश्न आपका नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर पहला पद प्रधान हो गया वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और दूसरा आप देख लीजिए, जहां पर दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान हो जाएगा और प्रथम पद गौड़ हो जाएगा वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तो यहां पर समास कितने प्रकार के हो जाते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और इसी तत्पुरुष समास के 2 अलग अलग और भाग हैं, वह कौन कौन से हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसको भी अच्छे से हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है ना, इन दोनों में भी उत्तर पद ही प्रधान होते हैं। ठीक है ना, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा और द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। ठीक है ना, अब तत्पुरुष समास के ये भाग हैं, इसीलिए कहा जाता है कि 6 जो है समास होते हैं। लेकिन मुख्यतः देखे जाए तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है ना, यही 4 समास हैं। तत्पुरुष के 2 अलग से भाग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब यह हमने देख लिया कि जिस पद में पूर्व पद प्रधान होगा वह अव्ययी भाव, जिस पद में उत्तर पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास, और जिस पद में दोनों ही पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ही पद प्रधान हो गए। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा यहां पर रात दिन, रात दिन। अब यहां पर किसकी प्रधानता ज्यादा होगी, रात की या दिन की, दोनों तो उतने ही भाव रखते हैं ना भाई, जैसे रात वैसे दिन। माता पिता, माता पिता में क्या माता कभी प्रधान हो सकती है या पिता कभी प्रधान हो सकता है, नहीं ना। लड़का लड़की दोनों की बात की जाएगी, तो यहां पर दोनों पद उतने ही प्रभाव रखते हैं। ठीक है ना, दोनों का उतना ही भाव है। ठीक है ना, दोनों उतने ही प्रभावशाली हैं एक शब्द में,
इस वजह से यहां पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। जहां पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी, रात दिन, रात और दिन एक दूसरे से द्वंद्व में है ना, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। खैर अभी देखते हैं हम लोग डिटेल में, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर क्या हो जाता है, दोनों पद प्रधान होगा तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। और जिस समास में दोनों ही पद प्रधान ना हो, दोनों ही पद, देखिए वर्तनी गलत हो गई है, यहां पद नहीं यहां पद होगा, दोनों ही पद प्रधान ना हो, ठीक है ना। जब दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे तो वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब चलिए एक एक करके इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहला हम लिखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, एक मिनट साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा इसको अच्छे से। अव्ययी भाव समास। अब हम अव्ययी भाव समास किसको कहेंगे इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको पीछे बताया कि जिस शब्द में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। अव्ययी का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो यह जान लें हम। अव्ययी मतलब अविकारी। अविकारी का क्या मतलब है, यह भी हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अव्ययी का अर्थ हो गया अविकारी, मतलब ऐसे शब्द जिनका किसी लिंग पर, किसी वचन पर, किसी काल पर कोई भी प्रभाव ना पड़ता हो। देखिए दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं, एक व्ययी शब्द या विकारी शब्द, और दूसरे होते हैं अविकारी या अव्ययी। ठीक है ना, एक होते हैं विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द। ठीक है ना, चलिए यहां शब्द भी लिख देता हूं मैं भी बताता हूं विकारी। पहले इसको समझ लें तो बाकी हम समास को इसको समझ लेंगे। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिन पर लिंग, काल या वचन का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं यदि बात करूं कि वह खाता है, तो आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया मैंने किसी पुरुष के लिए बात की। ठीक है ना, वो उसने खाना खाया, यहां पर मैंने बोला जब, तो आपको समझ में आया कि मैंने भूतकाल की बात करी। तो आपको समझ में आ रहा ना, ये खाना शब्द जो है ना, खाना, ठीक है ना, खाया मैंने बोला तो भूतकाल हो गया। ठीक है ना, अब वह खाना खाता है, ठीक है ना, यहां पर मैंने खाता है जब मैंने बोला, तो जब मैं ऐसा बोलता हूं तो आपको लगता है पुरुष के लिए बोला गया है। मैंने कहा खाना खाती है, तो आपको पता चल गया कि यहां पर मैंने महिला के लिए बात करी। तो यहां पर शब्द पुरुष के लिए, महिला के लिए अलग अलग तरीके से यह बदल रहा है। ठीक है ना, चाहे वो लिंग के हिसाब से बात करें, पुरुष महिला के हिसाब से बात करें, चाहे वो काल के हिसाब से बात करें, किस काल की बात की जा रही है, वहां पर भी यह शब्द बदल रहा है। अगर हम वचन की भी बात करें तो यहां पर भी इन शब्द में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे शब्द होते हैं कि चाहे वो स्त्री के लिए आप बात करें, चाहे पुरुष के लिए बात करें, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे अभी फिर से विकारी शब्दों की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा कि वह जाता है। अब यहां पर जो जाता शब्द है ना, यह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, यह पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि वह जाती है, वह जाती है, आपको समझ में आ गया कि यहां पर यह जो है जाति शब्द स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन अर्थ दोनों का क्या है, एक ही है, वह क्या है, जाना, कहीं पर जाया जा रहा है। ठीक है ना, या दोनों कहीं पर जा रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है, लेकिन यहां पर जाता शब्द है और यहां पर जाति शब्द है। इसका मतलब इस शब्द में परिवर्तन हुआ कि नहीं लिंग के हिसाब से। स्त्रीलिंग के लिए यह अलग शब्द हो गया और पुल्लिंग के लिए यह अलग शब्द हो गया। ठीक है ना, तो वे जाते हैं।
अब देखिए यहां पर जाते हैं, वचन के हिसाब से भी यह बदल गया। अगर एक व्यक्ति है तो वह जाता है, लेकिन वह कई है तो वे जाते हैं, वे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी परिवर्तन हो गया, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है? जाना, वो गए, जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अलग अलग प्रकार से यह बदल रहा है, चाहे वो लिंग की बात करें, काल की बात करें या वचन की बात करें, यहां पर इसमें परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है ना, विकारी शब्दों को आपने अच्छे से समझ लिया। हम लोग अलग क्लास इसके लिए लेंगे। अव्ययी शब्द कौन से होते हैं, अव्ययी भाव जो है व्ययी शब्द कौन से होते हैं, इन सब के लिए अव्यय के लिए एक अलग से हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है ना, अभी मैं यहाँ पर आपको मोटी मोटा समझा दे रहा हूँ। तो यह आपको समझ में आ गया कि विकारी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जिन पर लिंग, काल और वचन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, और जिन पर यही प्रभाव नहीं पड़ेगा वो अविकारी कहलाएंगे। जैसे आप अव्ययी भाव समास से आप इस बात का अंदाजा लगा ले रहे होंगे कि जिस ऐसे शब्द मतलब अव्ययी भाव समास किसको बोलेंगे? वह समास, समासिक शब्द जिनमें जो है न लिंग का प्रभाव पड़े, न वचन का प्रभाव पड़े, न किसी काल का प्रभाव पड़े। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास। पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद, मैंने आपको पूर्व पद और उत्तर पद बता दिया है क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। तो पूर्व पद प्रधान हो, और मैंने प्रधानता भी बता दी कैसे निर्धारित की जाती है। पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय भी हो, पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय या अविकारी। मैंने यह भी बता दिया कि अव्यय किसको बोलेंगे। ठीक है ना, अव्यय शब्द ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, काल और वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय हो। और मैंने क्या लिखा? जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय हो। ठीक है ना, पूर्व पद अव्यय हो, ऐसे लिखिए और मत लिखिए। जिसके कारण संपूर्ण पद अव्यय हो जाए, हो जाता है। अब यहां पर उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव। अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं, समास कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना, पहला पद आपका प्रधान होगा। अभी उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। पहला पद यहां पर प्रधान होगा और पहला पद ही आपका क्या होगा? अव्ययी भी होगा। ठीक है ना, और इसी पहले पद के अव्यय होने के कारण जो दोनों पद बनेंगे, चाहे दूसरा शब्द अव्ययी हो या ना हो, लेकिन पहला पद चूंकि अव्ययी है और दूसरे शब्द में जब वह जुड़ गया और इसका समास हो गया, तो पूरा का पूरा पद क्या हो जाता है? अव्ययी हो जाता है। बात आपको आई समझ में मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पर पूरा का पूरा पद जो है क्या हो जाता है? आपका अव्ययी हो जाता है। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों में अव्यय का भाव छिपा होता है। ठीक है ना, यहां पर नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसे शब्द जिनमें अव्यय का भाव छिपा होगा वह अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास कहलाएंगे वो। जैसे एक बात और यहां पर जान लीजिए कि यहां पर इनको पहचानने का एक ट्रिक भी है, बहुत शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है वो होता ही है। ठीक है ना, तो देखिए एक चीज और लिख लीजिए यहां पर,
नोट करके लिख लीजिए या फिर जैसे भी आप इसको लिख पाए। मैं तो इसको नोट करके लिख दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, स्टार बना के ऐसे लिख लीजिए यहां पर। अव्ययी भाव समास में अव्ययी भाव समास में प्रत्यय शब्द का प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें प्रत्यय शब्द लगे होते हैं, ठीक है ना। तो जिस भी शब्द में आपको प्रत्यय दिख जाए वह कौन सा समास हो जाएगा, वह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं यहां पर, यथाशक्ति, मैंने लिखा यथाशक्ति, यथा शक्ति। अब यथाशक्ति में क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। अब जब यथाशक्ति आप बोलते हैं तो यहां पर यथा की प्रधानता है, ठीक है ना। मतलब यहां पर शक्ति तो है ही, ठीक है ना, लेकिन शक्ति के अनुसार, ठीक है ना, शक्ति के अनुसार ही, यानी कि अनुसार शब्द की यहां पर प्रधानता हो जा रही है। इस वजह से यहां पर प्रथम पद प्रधान हो गया और यह अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है ना। यथा शब्द जो है यह अव्यय शब्द होता है, ठीक है ना, अव्यय, इसका लिंग काल और वचन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इस वजह से यथाशक्ति भी अव्ययी शब्द हो जाता है, ठीक है ना। बात आई समझ में आपको। यहां पर आप देख क्या रहे हैं, दूसरा इसकी क्या पहचान है, यथा क्या है, प्रत्यय है ना, शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, पहले शक्ति शब्द के पूर्व में यथा शब्द जुड़ा हुआ है और यथा क्या है, प्रत्यय है। जहां पर भी आपको ऐसे प्रत्यय दिख जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह अव्ययी भाव समास हो गया है, ठीक है ना, यह अव्ययी भाव समास हो गया है। जैसे यहां पर मैं फिर से आपको समझाऊं अलग शब्द से, तो क्या हो जाएगा, एक शब्द मैं लिखता हूं प्रति दिन, आप यहां अव्ययी शब्द वगैरह छोड़ दें, ठीक है ना। अब सबसे आसान तरीका है अव्ययी भाव को समझने का, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जहां पर भी आपको प्रत्यय दिख जाए, जहां पर भी प्रत्यय दिख जाए वह क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा भरपेट, प्रतिदिन, और मैंने लिखा यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया निडर, ये सारे शब्द देखिए, प्रति प्रत्यय, भर प्रत्यय, नी प्रत्यय, तो ये सारे प्रत्यय शब्द यहां पर आपको दिख रहे हैं ना। अब इसका भी अर्थ होता है पेट भरा हुआ, निडर मतलब होता है जो डरे ना, ठीक है ना, प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, ठीक है ना। तो यहां पर देख रहे हैं ना आप, यहां पर प्रति क्या है, अव्यय है, यहां पर प्रत्यय है, तो ऐसे शब्दों में प्रत्यय जुड़े होते हैं। यहां पर प्रत्यय शब्द जुड़े होते हैं और अव्ययी भाव की सबसे बड़ी पहचान यही है, ठीक है ना, और कुछ आपको करना नहीं है। चलिए आपने परिभाषा देख लिया, यहां पर प्रथम पद प्रधान होगा और द्वितीय पद गौड़ होगा, यहां पर जो है प्रथम पद अव्ययी होता है जिसके कारण संपूर्ण पद अव्ययी हो जाता है। यह आपको तो समझ में आ गया, ठीक है ना, अव्यय आपने समझ लिया है, प्रधानता आपने समझ लिया, तो यह परिभाषा आपको समझ में आ गई। लेकिन मान लेते हैं कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए अव्ययी भाव समझने में, तो आंख मूंदिए और देखिए कि कहां पर आपका शब्द है जिस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वही शब्द आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया, प्रतिदिन, यहां पे प्रति प्रत्यय है, भर आपका प्रत्यय है, यहां पर यथाशक्ति मैं लिखता हूं, यथा मैंने लिखा ही, ठीक है ना, यथाशक्ति पहले लिख दिया, मैंने लिखा यथाविधि, विधि के अनुसार, ठीक है ना, यथाविधि प्रत्यय हो गया, यह भी प्रत्यय ही है ना। मैंने लिखा प्रतिवर्ष। अब देखिए कितना आसान है यह समझना, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आपने कह दिया यहां पर अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा आजन्म, आ यहां पर प्रत्यय जुड़ गया। अब जैसे प्रत्यय दिख गया आप तुरंत क्या बोल देंगे, यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने लिखा एक शब्द और लिखा मैंने, जैसे प्रतिदिन हो गया, ये सारी चीजें, यथा समय,
अब यथा, इसमें क्या है, यथा प्रत्यय है ना। अब यहां पर प्रत्यय लग गया, प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता ही होगा, जो पहले लगे वो प्रत्यय, जो बाद में लगे वह उपसर्ग होता है किसी शब्द में, वह हम अलग से क्लास में देखेंगे, यहां पर उसको हम नहीं समझने वाले, ठीक है ना। तो मैं आपको बस मोटा मोटी इतना बता दे रहा हूं, जो यहां पर प्रथम शब्द किसी भी शब्द के पहले जो लगता है वह प्रत्यय होता है, और किसी शब्द के बाद में जो लगे ना वह उपसर्ग होता है, इतना जान लीजिए। तो यहां पर पहले, जन्म के पहले अ लगा हुआ है ना, तो यह प्रत्यय हो गया, और यह प्रत्यय जब जुड़ गया तो यह कौन सा भाव से कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। तो अव्ययी भाव समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा आशा है, पूरा यकीन है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम दूसरा अपना समास देख लेते हैं, जहां पर भी आपको प्रत्यय दिख जाए वहां पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब अगला जो हमारा जो समास हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। दूसरा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लें हम, उसके बाद से इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस समास में प्रथम पद गौड़, यहां पर क्या होगा, प्रथम पद बोलें या तो पूर्व पद बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसको पूर्व पद भी लिख दीजिए, पूर्व पद गौड़, और द्वितीय पद जो है, उत्तर पद जो है वह क्या होगा। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर पूर्व पद प्रधान हो रहा था ना, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान हो रहा था, लेकिन तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो पूर्व पद है वह गौड़ हो जाएगा, और उत्तर पद प्रधान हो जाएगा, प्रधान होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होता है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का ये ना है, ठीक है ना, लोप हो जाता है। बहुत आराम से इसको समझेंगे हम। सबसे पहले तो आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, कारक चिन्ह किसको चिन्ह किसको बोलेंगे हम। तो कारक चिन्ह किसको बोलेंगे हम, जैसे मैंने बोला के, से, ने, पर, यह जो सारे शब्द होते हैं ना, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं, ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब इन्हीं शब्दों का लोप हो जाए तो क्या कहेंगे, कारक चिन्हों का लोप हो गया है। और जिस भी समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल से, मैं उदाहरणों से इसको समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा नेत्रहीन, नेत्रहीन। अब यहां पर इसका क्या अर्थ समझते हैं आप, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, जो नेत्र से हीन हो, यहां पर से का लोप हो गया ना, से नहीं है ना नेत्रहीन में, तो यहां पर कारक चिन्हों का लोप हो गया है। और यहां पर क्या हुआ है, प्रथम पद आपका गौण है, द्वितीय पद आपका प्रधान है। नेत्रहीन जब आप शब्द सुनते हैं तो क्या किसी के आंख की बात आती है क्या, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप सोचते हैं, ऐसे प्राणी के बारे में आप सोचते हैं जिसकी आंखें नहीं है, क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसकी आंखें हैं, क्या नेत्र के बारे में सोचने लगते हैं, नहीं ना। यहां पर नेत्र नहीं होने की बात हो रही है भाई, तो यहां पर हीन की बात, यानी हीन शब्द प्रधान है और नेत्र शब्द आपका गौड़ हो गया, तो पूर्व पद गौड़ और द्वितीय पद प्रधान। बात आपको आई समझ में, यहां पर आप कारक चिन्ह भी लोप हो गया, यह भी हमने समझ लिया, ठीक है ना। अब यहां पर बहुत बढ़िया से इसको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन हो। मैंने एक शब्द लिखा मतदाता, मतदाता। अब देखिए, जब मैंने मतदाता बोला तो क्या आपके मन में मत शब्द आया क्या, नहीं ना। एक व्यक्ति आया जो मत देने जा रहा हो या फिर मत देता होगा, ठीक है ना, उसी की बात समझ में आई ना, उसी का ध्यान आपके मन में आया ना। आपको यह जानना हो कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौड़ है, तो यही करिए, आपके मन में सबसे पहले जिसकी छवि बन जाए
वही जो होता है प्रधान हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जब मैंने मतदाता बोला तो आपके मन में एक व्यक्ति की जो है छवि बनती है, एक व्यक्ति का इमेज बनता है जो मत देने जा रहा होगा या फिर मत देता होगा। क्या आपके मन में मत की छवि बनी क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपके मन में मत की छवि नहीं बनी, मतदाता की छवि बनी, एक व्यक्ति की छवि बनती है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर द्वितीय पद गौड़ प्रधान है। दाता शब्द जो है वह प्रधान है, मत शब्द जो है वह गौड़ है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है ना। यहां पर कारक चिन्ह, कौन से कारक चिन्ह का लोप हुआ है? मतदाता मतलब मत को देने वाला। चलिए यहां पर और अच्छे से इसको समझ लें, कोई भी भ्रम ना रह जाए। मत को देने वाला। अब देखिए, नेत्रहीन मतलब क्या हो गया? नेत्र से हीन। मतदाता मतलब हो गया मत को देने वाला। अब यहां पर कोई अंतर आपको दिख रहा है क्या? यहां पर से शब्द का लोप हुआ है, से कारक चिन्ह का लोप हुआ है, और यहां पर को का लोप हुआ है। अलग अलग शब्दों का यहां पर लोप हुआ है, अलग अलग कारक चिन्हों का यहां पर लोप हुआ है। अब इन कारक चिन्हों के लोप के आधार पर भी हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। तत्पुरुष समास को हम इस आधार पर भी बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। वह कौन कौन से भाग हो जाएंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो कारक होता है ना, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, तो कई सारे आपके, वो अलग से हमें क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। उन सारे कारकों को यहां पर मैं कारक अलग से कुछ नहीं बताने वाला हूं, यहां पर हम तत्पुरुष समास समझेंगे, कारक मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है ना। वो अलग से एक क्लास होगी 2-3 दिन की, वहां पर हम कारक को अच्छे समझेंगे, परीक्षा में वहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो 8 प्रकार के कारक होते हैं उनमें से 6 प्रकार के कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के हो जाते हैं इन कारक चिन्हों के लोप के आधार पर। तो कारक चिन्ह वैसे कितने होंगे, 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर 6 प्रकार के हम लोग तत्पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। तो यानी कि तत्पुरुष समास कितने हो जाएंगे, 6 प्रकार। तो यहां पर लिख लीजिए, तत्पुरुष, एक मिनट, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। भेद होते हैं। कौन कौन से कारकों को यहां पर नहीं लेते हैं? पहला तो हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक को हम लोग यहां पर क्या लिख दिया, कर्ता कारक हम लोग नहीं जोड़ते हैं। बीच में कर्म कारक और बाकी जितने कारक हैं, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये सारे जोड़े जाएंगे। कर्ता कारक हम लोग नहीं लेते हैं, और संबंध कारक, संबोधन, इन जो है दोनों को हम लोग यहां पर नहीं जोड़ते हैं। बाकी जितने हैं उन सबको जोड़कर यह 6 प्रकार के हो जाते हैं। 8 में से 2 निकाल ही दीजिए तो 6 बचेंगे ना आपके। वह कौन कौन से हैं 6, इनको हम लोग समझ लें अब, ठीक है ना। एक एक करके समझ लेते हैं, बहुत आराम आराम से हम लोग यहां पर समझते हुए चलेंगे। अब जो पहला है वह आपका क्या हो जाएगा, 6 में से पहला क्या हो जाएगा, कर्म। तत्पुरुष, ठीक है। अभी लिख लीजिए, इसको हम अलग से समझेंगे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, संप्रदान तत्पुरुष।
यह सारे कारक हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। अब इनमें जिस तत्पुरुष में जिस कारक चिन्ह का लोप हुआ है वही जो है, जिसमें कर्म कारक के चिन्हों का लोप होगा वह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, जिसमें करण कारक के चिन्हों का लोप होगा वह करण तत्पुरुष हो जाएगा, जिसमें संप्रदान कारक के चिन्हों का लोप होगा वह संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अभी उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है ना। पहले इसको देख लें, संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। अब चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हमारा अपादान, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। और जो छठा और अंतिम है वह क्या हो जाएगा हमारा, कर्म हो गया, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। बात आपको आई समझ में। तो यह 6 प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं, तत्पुरुष समास हो जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको यहां पर बताता हुआ चलूं कि यहां पर कर्म तत्पुरुष को, चूंकि कर्ता तो हमने छोड़ दिया पहले ऊपर, चलिए कर्ता ऊपर समझने के लिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, कर्ता को तो हमने यहां पर ऊपर छोड़ दिया, तो कर्ता तत्पुरुष को तो हम यहां पर जोड़ते हैं, कर्ता तत्पुरुष तो होगा नहीं, कर्ता कारक होता है, ठीक है ना। तो कर्ता कारक जो है ना वो जो है प्रथम विभक्ति का कारक होता है, ठीक है ना। और यहां पर कर्म जो होगा वो द्वितीय, ठीक है ना। तो यहां पर कर्म से अगर शुरू करें तो इसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं, इसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। और इसके लिए जो कारक चयन होता है ना वह क्या हो जाता है, यह हो जाएगा, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। एक जगह पर मैं उसको लिखवा दूंगा, वो कारक चिन्हों को आप वहां से उसको देखकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर को, इसका कारक चिन्ह जो होता है ना वो को होता है। ऐसे साथ साथ पहले यहां लिखिए, मैं अभी आगे भी इसको लिखवा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष में को होता है कारक चिन्ह, ठीक है ना। अब करण की अगर बात कर लें तो इसको हम तृतीया भी बोलते हैं, तृतीया तत्पुरुष, ठीक है ना। अब इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है, ठीक है ना, से होता है। समझेंगे इसको डिटेल में हम बहुत अच्छे से, ठीक है ना। बस अभी आप लिखते हुए चलिए और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते हुए चलिए। संप्रदान में क्या हो जाता है, संप्रदान में इसको हम क्या बोलते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, चतुर्थ, चतुर्थ, अच्छा चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है ना, चतुर्थी लिखिए इसको, चतुर्थ मत लिखिए, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें कौन सा कारक चिन्ह होता है, यानी संप्रदान तत्पुरुष में कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा के लिए, यहां पर क्या हो जाएगा, के लिए। ठीक इसी तरह से अपादान क्या हो जाएगा हमारा, पंचमी, ठीक है ना, अपादान पंचमी, पंचमी तत्पुरुष, ठीक है, पंचमी तत्पुरुष। और इसके लिए जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वह क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसके लिए जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वह क्या हो जाएगा, से। अब देखिए यहां पर भ्रम फिर से हो गया होगा, यहां पर तो यहां पर भी से आ गया, यानी करण कारक के लिए भी से और यहां पर अपादान के लिए भी से। अब दोनों के लिए से कैसे हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर इसका जो अर्थ है ना, यह अपादान यानी कि से अलग होने की बात, जैसे पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हो गया ना, पेड़ से गिरा, घर से गया, दुनिया से गया, इसमें जो से शब्द है ना वह अलग होने की बात करता है, ठीक है ना, से अलग होने की बात करता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपादान में अलग होने का भाव छिपा होगा उससे में, ठीक है ना। बात आपको समझ में आई। अभी मैं इसको आगे बताऊंगा भी अच्छे से, ठीक है ना, वहां और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर समझते हुए चलिए। तुरंत भ्रम रहेगा तो समझ में आएगा नहीं कुछ, ठीक है ना। तो तुरंत का भ्रम पहले दूर कर लिए। अब देखिए संबंध तत्पुरुष जो है ना, अब संबंध तत्पुरुष क्या हो जाएगा हमारा, जो है जहां पर संबंध की बात होगी, ठीक है ना, कि संबंध काकी के, राम का बेटा, सीता की बेटी, तो इस तरह से जो भी हो यहां पर
उस तरह से का की के वाला संबंध होता है यहां पर, ठीक है ना। इसको खष्टी तत्पुरुष भी कहते हैं, खष्टी तत्पुरुष, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं कारक चिन्ह, का, की, के, ठीक है ना, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। और अधिकरण तत्पुरुष जो है ना, ये सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं इसको, सप्तमी तत्पुरुष। इसमें कौन सा कारक चिन्ह होता है, में, पर, ठीक है ना। जैसे मेज पर, घर में, कमरे में, यहां पर यह क्या हो जाएगा जो है में और पर, इसका जो है तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और जो अगली क्लास होगी ना उसमें इन सभी को अलग अलग करके हम लोग समझेंगे और पूरे डिटेल में समझेंगे। आज की क्लास बस इतनी ही है, और यहाँ पर हमने तत्पुरुष समास के जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग भेद हैं, उनको समझ लिया, और इनको क्या क्या और कहते हैं यह भी समझ लिया, इनके कारक चिन्हों को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इन छह को अलग से कल की क्लास में हम समझेंगे, और आगे जो भी हमारे समास को बचते हैं उन सबको करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम के पर जुड़ के भी क्लास कर सकते हैं। और जो मैंने अभी बताया आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, यहां पर इसको जुड़िए, आपको बेहद लाभ होने वाला है, निश्चित तौर पर लाभ होने वाला है इसका, इसलिए यहां पर ज्वाइन करिए। ये सारी जो है फैसिलिटीज आपको यहां पर दी जा रही हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।